हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू की सीरीज़ को, जिसे हम कवर कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स वाला के Q&A बैंक से। डिफरेंट सब्जेक्ट के Q&A बैंक यहाँ पे ओनली आईएएस ने रिलीज़ करे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के Q&A बैंक को कवर कर रहे हैं। 1857 रिवोल्ट के रिगार्डिंग हम सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को लेके ये जो पर्टिकुलर चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था। 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द 5th क्वेश्चन। सो देख लेते हैं 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बैटल ऑफ सरायघाट की बात की गई है। कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं कि ये 17th सेंचुरी के कमांडर थे अहोम फोर्सेस के, और यहाँ पे बैटल ऑफ सरायघाट का जिक्र किया है, जहाँ उन्होंने मुगल नेवल फोर्सेस को यहाँ पे हरा दिया था ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इसकी पूरी कहानी सुनते हैं, फिर हम सीधा नाम पे आते हैं। देखिए, सीधा अगर बैटल ऑफ सरायघाट, अहोम किंगडम के इंपॉर्टेंट लीडर, ये सब पता है तो आप आंसर कर सकते हैं, बट थोड़ी सी मैं कहानी की तरह आपको यहाँ पे बैटल ऑफ सरायघाट की बात बताती हूँ। तो बैटल ऑफ सरायघाट इज़ अ बैटल जो मुगल्स के बीच लड़ी गई थी, और इधर से असम में जो रूल कर रहे थे वो थे आपके अहोम किंगडम। थोड़ा स्पीड में थोड़ी सी कहानी बता रही हूँ, वो आप लोग एक बार जान लेंगे। पता है तो वेल एंड गुड, आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गए होंगे। देखिए, यहाँ पे जो मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब ने यहाँ पे अपने एक पर्सन जो कि बंगाल के सूबेदार थे, दैट इज़ मीर जुमला टू को उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए कि आप असम की तरफ जाइए और असम पे रूल कीजिए। आप असम की तरफ जाइए और मुग़ल एम्पायर को में उसको असम को जोड़ने का काम कीजिए। अब ये जो मीर जुमला है असम की तरफ चले जाते हैं, काफ़ी एरिया ही आगे तक वहाँ पे जीत लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे मानसून आने की वजह से ये वहाँ पे फंस जाते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे उस समय पे जो रूलर थे वो थे जयाद्वत सिंघा, राइट। जयाद्वत सिंघा राजा थे। तो यहाँ पे ये जब फंस जाते हैं तो इनका फ़ायदा उठा के क्या किया जाता है, वहाँ पे जो मिलिट्री पर्सोनल होते हैं वो उनकी काफ़ी सारी जो मिलिट्री होती है मुगल्स की, उन पर अटैक करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो जयाद्वत सिंघा थे, इनको ही वॉज अनअवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और ये अल्टीमेटली प्रेशर में आके एक ट्रीटी के लिए रेडी हो जाते हैं कि चलिए लेट्स, मतलब अब हम लोग आपस में मिलकर ट्रीटी कर लेते हैं। तो ये एक ट्रीटी साइन करते हैं उनके साथ, गिलजहरी घाट, राइट। गिलजरी घाट की ट्रीटी करते हैं, जिसमें यहाँ पे मुगल्स इनके सामने कुछ कंडीशन रखते हैं कि वहाँ पे एक नदी हुआ करती थी, बहराई नदी के जो पश्चिम वाला एरिया है वो मुगल एम्पायर हो जाएगा, प्लस आप हमें 20,000 जो है इतना आप हमें 20,000 तोले का गोल्ड देंगे। हाथी मांगते हैं, हर साल आपको इतनी हाथी और फोर्सेस घोड़े हमें देने पड़ेंगे। प्रॉपर ट्रीटी साइन होती है, ये सब आपको देना पड़ेगा, और इनकी एक बेटी को मुगल हरम में आपको भेजना पड़ेगा। तो ये ट्रीटी यहाँ पे, ये मजबूरी में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, साइन करते हैं। और कुछ समय बाद ही ड्यू टू द प्रेशर और द इंसल्ट्स, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है जयाद्वत सिंघा की। उसके बाद जो होता है, इनके भाई यहाँ पे रूलर बनते हैं, जिनका नाम है चक्रध्वज सिंघा। थोड़ी सी कहानी लंबी है तो थोड़ा समझ लेते हैं। आंसर अदरवाइज बिल्कुल सिंपल है, बट अगर कहानी नहीं बताऊंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं चीज़ें, राइट। तो चक्रध्वज सिंघा जो है, इसके बाद जो है वो क्या बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, और वो एक पर्सन को अपना मिलिट्री कमांडर बनाते हैं, जिनका नाम है लचित बोरफुखान। इनका नाम ध्यान से सुनना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। इनके नाम पे आज की डेट में जो है लचित दिवस भी मनाया जाता है। 24 नवंबर को असम को में लचित दिवस नाम से भी मनाया जाता है। तो लचित बोरफुखान जो है वो अपनी एक मिलिट्री बनाते हैं, और नए टैक्टिक से, नए तरीके से वो अपनी मिलिट्री को ट्रेन करते हैं, और जो मुगल के साथ जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को वो वॉयलेट भी करते हैं। लाइक उनको जो गोल्ड देने का वादा किया, और जो आपका आपने बोला था कि हम हाथी और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो देना बंद कर देते हैं। तो भाई मुगल इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं, और मुगल में औरंगजेब जो है वो बुलाते हैं रूलर को। अच्छा, मुगल ने अपनी जो कैपिटल बनाया था, जब पहले वो जीत के गए थे, तो गुवाहाटी को यहाँ पे अपनी कैपिटल बनाया था। अब धीरे धीरे लचित बोरफुखान अटैक करके आगे तक के एरिया जितना इन्होंने टेरिटरी लूज़ करी थी वापस रीगेन कर लेते हैं। तो इस बात से भाई औरंगजेब बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, और औरंगजेब जो है वो राजा राम को, यहाँ पे वो जयपुर के राजा थे, कश्मीर मनसब उन्होंने दे रखा था, राजा राम सिंह को बुलाते हैं, और उन्हें बहुत सारे वेपन्स, हथियार, ट्रेंड मिलिट्री पर्सोनल दे के भेजते हैं कि गो एंड असम को आप वापस रीगेन करो, राइट। असम को बिल्कुल ख़त्म कर दो, मतलब एक तरीके से वो इसे बोलते हैं कि जो असम ने रिटेलिएट करा आप उसको पूरी तरीके से ख़त्म करो। अब थोड़ा बहुत लचित बोरफुखान को लगता है इतनी मिलिट्री, इतनी आर्मी आ रही है, तो इनके दिमाग में आता है कि ये डायरेक्टली बैटल पे जाके एकदम से हराना इज़ अ बिट डिफिकल्ट टास्क। तो ये एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं।
हैं। देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, इतनी स्ट्रॉन्ग मुगल मिलिट्री, इतने नंबर ऑफ पीपल को इन्होंने किस तरीके से हराया। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि नेवी टैक्टिक उनकी थोड़ी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम नेवी यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि आप सारे जो लैंड वाले रास्ते हैं थोड़ा थोड़ा उनको आगे आने दो, आगे आते जाएं, आप लोग पीछे हटते जाओ और एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उनको आप लेके आओ सरायघाट तक। सरायघाट पे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ी नैरो हो जाती है, तो दैट्स वाई ही चूजेस सरायघाट कि उनको रिवर के थ्रू यहाँ पे आने दो। अब ये सब चीज़ें हो रही थी, अब बहुत लंबा समय लगा, देखो इनकी मिलिट्री को पहुंचने में 1 साल लगा, फिर वहाँ पे फील्ड पे रुक के थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। ऐसा थोड़ी था फास्ट ट्रैक में एक ही दिन में ये काम हो रहा है, 1 महीने में ये काम हो रहा है, तो टाइम लग रहा था। तो जो अहोम किंगडम की मिलिट्री थी उनकी भी एक तरीके से धीरे धीरे मोराल डाउन हो रहा था। तो यहाँ पे इन लोगों ने डायलॉग डिस्कशन करने की भी कोशिश की। राजा राम सिंह जो है वो बैठ के टेबल पे बैठ के भी डिस्कशन हुआ कि कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने क्लियर कट बोला कि नहीं, कहीं भाई अभी ट्रीटी कर लोगे, पुरानी ट्रीटी की टर्म्स पे एग्री कर जाओगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मुगल दोबारा अटैक नहीं करेंगे, तो हम ये काम नहीं करेंगे। ऑल्दो उस समय लचित बोरफुखान थोड़े से जो थे वो बीमार चल रहे थे, तो यहाँ पे मुगल्स ने सोचा कि अटैक करते हैं, इनका लूप होल पकड़ते हैं और हम अटैक कर देते हैं। तो जैसे ही मुगल्स ने अटैक यहाँ पे करना स्टार्ट करा, तो वहाँ पे जो मतलब अहोम किंगडम के सारे लीडर, लचित बोरफुखान भी उठ खड़े हुए लड़ने के लिए, ऑल्दो ही वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम, बट ये लड़े। और इनकी जो तलवार थी उसका नाम जो है, अगर कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हेंग डांग आपको याद रखना है। हेंग डांग किससे एसोसिएटेड है, लचित बोरफुखान की तलवार हुआ करती थी वो। तो इन्होंने खुद और सारे अहोम लोगों को बोला कि एक साथ मिलकर हम अटैक करते हैं। अटैक किया, काफ़ी लोगों की डेथ हुई उस पर्टिकुलर बैटल में, बैटल ऑफ सरायघाट में काफ़ी मुगल सोल्जर्स की डेथ हुई और मुगल सोल्जर्स को वहाँ से पीछे की तरफ भागना पड़ा। तो इस तरीके से ये कुछ 1-2% की स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स के थ्रू ये जो एक इतनी बड़ी मुगल फोर्स थी उसको असम की अहोम किंगडम ने जो है वो हरा दिया। और मैंने बताया लचित दिवस नाम से असम में 24 नवंबर को इसे आज भी सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। पूरी कहानी मैंने बता दिया, आंसर अब डायरेक्टली हमें पता चल गया और कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर हो गया है लचित बोरफुखान। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा खासा कहानी हमने जान ली है। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर रिनाउंस द नाइटहुड बिस्टोड अपॉन हिम बाय द ब्रिटिश क्राउन। मतलब इनको एक नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, वो इन्होंने रिटर्न कर दिया ब्रिटिश क्राउन को, बिकॉज ही वांटेड टू एक्सप्रेस हिज सॉलिडारिटी विद एनी बेसेंट एंड होम रूल लीग मूवमेंट। हमें पता है, देखिए एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट रन कर रही थी, राइट। एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट रन कर रही थी, बीच में उसके लिए उन्हें कुछ टाइम के लिए जेल भी जाना पड़ा था। यहाँ पे सर सुब्रमण्यम अय्यर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक क्या थे, ये एक ज्यूरिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, ज्यूरिस्ट थे। और इन्होंने इंडिया की जो सिचुएशन थी, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे विल्सन, उनको भी ये जो इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी उसके रिगार्डिंग लेटर लिखा था। इनके उस लेटर को लिखने के लिए उस समय के वाइसराय जो थे चैम्सफोर्ड, वो बहुत ही गुस्सा हुए और इन्होंने मतलब यहाँ पे इन्होंने उस चीज़ को अपनी इनकी इंसल्ट भी काफ़ी ज़्यादा की गई, तो उस इंसल्ट को ध्यान में रखते हुए और एनी बेसेंट जो यहाँ पे एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया गया था, इस वजह से इन्होंने ये सोचा कि अगर ये नाइटहुड टाइटल जो है ये मेरे लीगल राइट को, जो मैं कुछ ऑप्शन ले सकता हूँ, उस राइट पे ये एक रुकावट है, एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। सो दैट्स वाई ही रिटर्न दिस। तो बात तो दोनों ठीक है, ही रिटर्न दिस टाइटल बिकॉज ही वांटेड टू एक्सप्रेस हिज सॉलिडारिटी टू एनी बेसेंट एंड होम रूल लीग मूवमेंट। सो दैट्स वाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीज़न है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट का। क्लियर? आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विद रेफरेंस टू राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस बोला जाता है, बिल्कुल फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। इनको जो ये राजा टाइटल है, राम मोहन रॉय वॉज हिज नेम, लेकिन इनके नाम में जो ये राजा है ये टाइटल है, जो टाइटल इन्हें दिया था अकबर सेकेंड ने, राइट। इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, क्योंकि इंडियन रिनाइसेंस में जो सोशल रिफॉर्म का पीरियड स्टार्ट हुआ, जो पुनर्जागरण मतलब एक तरीके से चेंजेस स्टार्ट हुए थे, वो सती प्रथा के थ्रू हुए थे, जिसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे अगला लिखा है, हिज एफर्ट लेड चार्ल्स मेटकेफ टू पास बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, बिल्कुल बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट आया था जिसके थ्रू इसको बैन कर दिया गया था सती प्रथा को, बट द पर्सन वाज नॉट चार्ल्स मेटकेफ। चार्ल्स मेटकेफ वो पर्सन नहीं थे, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट कौन पर्सन थे, विलियम बेंटिक। अगर आपने ये थोड़ा सा पढ़ा है तो ये तो सबको पता होगा, तो विलियम बेंटिक वो पर्सन थे। तो देखिए ये स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं ना, तो ये आपको पता है कि ट्रू तो नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन हट जाते हैं। और फिर तीसरा स्टेटमेंट बहुत जेनरिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, लाइक जनरली हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं ये चीज़, बट हाँ इन्होंने यहाँ पे अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करा था 1823 में स्पेन में एक पब्लिक डिनर होस्ट करके। तो फर्स्ट और 3 जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाती है, right? So this is the answer to question number 7. Let's move to question number 8.
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द एनुअल सेशन ऑफ INC व्हेन स्वदेशी रेजोल्यूशन वाज पास। देखिए अब अगर आपने INC के इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, INC के सेशंस, राइट, कि किस किस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ये सब अगर आपने पढ़ा है, राइट, तो यहाँ पे आप इसका आंसर कर पाएंगे कि स्वदेशी रेजोल्यूशन जो है वो कब पास्ड हुआ था, INC के कौन से सेशन में पास्ड हुआ था, ये भी आपको देखना है यहाँ पे, और लीडर कौन थे यहाँ पे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले लीडर का नाम हम देखते हैं यहाँ पे। जो लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, राइट, लीडर जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यहाँ पे अगर हम देखें गोपाल कृष्ण गोखले की बात अगर हम देखें तो इस गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहा जाता है, राइट, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी इन्हें यहाँ पे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1905 यहाँ पे एक इन्होंने देखिए सर्वेंट सोसाइटी भी फाउंड की है विद MG रनाडे 1905 में। 1905 का जो सेशन है वो आपका वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, राइट। ये इम्पॉर्टेंट एक जो है वो मूवमेंट बन जाता है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों है ये यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो गोपाल कृष्ण गोखले की थी, और यहाँ पे आपने स्वदेशी मूवमेंट भी क्या करा था, स्वदेशी रेजोल्यूशन भी पास किया था। बंगाल के जो पार्टीशन का डिसीजन था उसको भी आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे किया गया था, राइट। सो दिस इज द थिंग जो आपको माइंड में रखनी है। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल गुरु भी महात्मा गांधी के बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ हिंट दिए गए हैं और इससे आपको आंसर तक पहुंचना है। सीधा सीधा बोला गया है, इनको बोला जाता है देशबंधु। अगर आपको ये पता है तो आप सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो द आंसर इज CR दास, राइट। चित्तरंजन दास जो है ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, लॉयर हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इनके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको घुमा फिरा के बातें बताई हैं। देशबंधु, गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वराजिस्ट फैक्शन को इन्होंने लीड करा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट भी करा था। गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वहाँ पे इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट भी करा है। स्वराज पार्टी 1923 में फॉर्म करी है, राइट। ये कुछ चीज़ें इनके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें बताई गई हैं। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यही चीज़ बताई गई है। ही सपोर्टेड द कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय द महात्मा गांधी 1921। ये जो एक्ट थे अनुशीलन समिति में भी, अनुशीलन समिति की एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो ये हमने इनके बारे में देख लिया। गोपाल हरि देशमुख एक और जो ऑप्शन में नाम यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये किस पर्टिकुलर नाम से राइटिंग करते थे, इनका पेन नेम क्या था, ये लिखते किस नाम से थे, लोकहितवादी नाम से, राइट। लोकहित मतलब समाज का कल्याण। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि लोकहितवादी किसका पेन नेम है, तो इट इज़ गोपाल हरि देशमुख। चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों पे ये जो है वो लिखते थे। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ये भी एक लॉयर थे जो एक एक्टिविस्ट बन गए थे। स्वराज पार्टी इन्होंने फॉर्म की थी। नेहरू रिपोर्ट को इन्होंने ऑथर किया था। गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। इसके बाद लास्ट यहाँ एक और ऑप्शन में नाम है C राजागोपालाचारी। देखिए आज़ादी के बाद जब आप 1947 में आज़ाद हो गए, उससे पहले यहाँ पे ब्रिटिशर की एक पोस्ट हुआ करती थी बाय द नेम वाइसराय। अब आप आज़ाद हो गए हो, लेकिन अभी आपकी कंट्री में लोकसभा राज्यसभा नहीं बनी, इलेक्शन नहीं हुए, PM नहीं है। तो हमने भी फॉर द टाइमिंग ये सोचा था कि हम भी अपनी कंट्री में एक वाइसराय की पोस्ट जो है वो भी अपॉइंट कर देते हैं, हम भी वाइसराय अपॉइंट करते हैं। एंड लेटर ऑन हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख ही रहे हैं, हम अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे सेट करना है वो देख लेंगे। तो आज़ाद भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वाइसराय बनने वाले ये पर्सन थे C राजागोपालाचारी, राइट। C राजागोपालाचारी वाज अ पर्सन जो आज़ाद भारत के पहले क्या बने थे, पहले वाइसराय बने थे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी हैं MN रॉय के रिगार्डिंग, नलिनी गुप्ता, लाला लाजपत राय, EV रामास्वामी नायकर की। इनमें से पूछा है कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है आपको MN रॉय के आगे दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो मेंशन किया है वो नलिनी गुप्ता, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस से इनका नाम जोड़ा गया है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए कोई एक पर्सन तो नहीं था, बट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फाउंड करने वाले MN रॉय थे, राइट। अबानी मुखर्जी यहाँ पे हमारे पास नाम है, मोहम्मद अली, मोहम्मद शाफिक, ये जो है PT आचार्य, ये सब ताशकंद में मिले थे और कम्युनिस्ट मूवमेंट को फॉर्म करने के लिए, कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया की बात करने के लिए। तो यहाँ पे MN रॉय जो है वो करेक्टली मैच है, राइट। MN रॉय करेक्टली मैच है। नलिनी गुप्ता का नाम जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो लाइक बोल्शेविक
कानपुर कॉन्स्पिरेंसी में, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस जो था ये एक लीगल केस काइंड ऑफ केस था, एक लीगल ट्रायल था जो ब्रिटिश इंडिया ने इनिशिएट करा था इन द ईयर 1924। ब्रिटिश इंडिया ने इनिशिएट करा इन द ईयर 1924। तो गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया था क्योंकि कुछ लोग जो थे, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के अगेंस्ट ये एक्शन लिया कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं बोल्शेविक यानी रशियन रिवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी थी उसको बेस लेके। तो ब्रिटिशर ने अपनी जो एक पावर थी उसको इस खतरा माना और कानपुर में 1924 में और एक और ट्रायल बेसिस पे यहाँ कॉन्स्पिरेंसी में लीगल ट्रायल स्टार्ट करा था मेरठ में 1929 में। तो बिल्कुल नलिनी गुप्ता जो है एक नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्लियर? नलिनी गुप्ता भी देखने को मिलता है, एम एन रॉय का नाम भी आता है, ऐसे डांगे का नेम आता है, इन सब का नेम यहाँ हमें देखने को मिलता है। लाला लाजपत राय का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में एक इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे हमारे पास, राइट? ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार स्टार्टिंग की एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ से रीड कर लेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 1920 में ताशकंद में फॉर्म की गई थी। एम एन रॉय मैंने नाम बताया, अबानी मुखर्जी, राइट, ये जो थे ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे। 1924 में बहुत सारे कम्युनिस्ट जैसे कि ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को जेल कर दिया गया था। लीगल ट्रायल था कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में। 1929 में मेरठ में भी एक ट्रायल इस तरीके का कंडक्ट किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1920 में फॉर्म की गई थी, लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर पार्ट 4 में बात की गई है पेरियार ईवी रामास्वामी की, राइट। तो इन्होंने एक मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट तमिलनाडु में स्टार्ट करा था 1925 में अगेंस्ट द रिजिड कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा था एंड ब्राह्मण वन कंसीडर्ड एज अ टॉप इन द कास्ट हायरार्की। तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट इन्होंने एक सिस्टम ये स्टार्ट करा था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था। ऑब्वियसली जो है ये अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पोजीशन, अपनी जस्टिस के लिए जो है यहाँ पे फाइट जो है वो फाइट के लिए लड़ रहे थे। सबको इक्वल मानना चाहिए, इन्होंने बोला रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज द थिंग। यहाँ 10 क्वेश्चन तक अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में, अगले पार्ट में हम लोग 11th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं और इस तरीके से हम एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट के जितने मैक्सिमम MCQ हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू यहाँ पे कवर अप करें। बाकी उम्मीद करती हूँ PYQs आप लोगों ने सबने कर लिए हैं। अगर PYQs नहीं करे हैं तो फर्स्टली फोकस ऑन ऑल द PYQs, सारे सब्जेक्ट के PYQs आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।